तो यारो कैसे हो। सोलैंड के एक और नए वीडियो में तुम सबका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है ना तो भाई पहले वो देख लो, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। और अगर देख लिया है तो चलो फिर बिना किसी देरी के आज की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूहाओ को पता चल गया था कि सन एंड मून एम्पायर का असली निशाना तो त्यान्यान एम्पायर है। उसने ये खबर ल्यूलिन के जरिए व्हाइट टाइगर ड्यूक तक भी पहुंचा दी थी। व्हाइट टाइगर ड्यूक ने भी डिफेंस की जगह अटैक करने का फैसला किया और मिंगदाओ माउंटेन को चुना ताकि सन एंड मून एम्पायर की फौज 2 हिस्सों में बढ़ जाए। उधर स्टारलू एम्पायर में प्रिंसेस ने भी फैसला कर लिया था कि वो लोग जल्द से जल्द मिंगदाओ माउंटेन पर हमला करके उस पर कब्जा कर लेंगे। उसके प्लान के हिसाब से सबने लड़ाई शुरू कर दी और सोल मास्टर्स भी मैदान में कूद पड़े। यूहाओ भी वहां पहुंच गया और अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक से सब स्कैन करने लगा। उसे समझ आ गया कि उसका शक सही था, सन एंड मून एम्पायर की कोई बड़ी सेना वहां नहीं थी। बस फिर क्या था, प्रिंसेस ने फुल अटैक का ऑर्डर दे दिया और सबके सब दुश्मन पर टूट पड़े। और अब आगे तो यार, इस एपिसोड की शुरुआत होती है बैटल ग्राउंड से। सन एंड मून एम्पायर के लोग अपने हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे, लेकिन स्टारलो वाले भी कम नहीं थे। वो भी अपनी पावर से उन्हें निपटा रहे थे। कुछ सोल मास्टर्स ने तो अपनी 4th स्किल ब्लू वुल्फ असॉल्ट का इस्तेमाल किया और एक ही मुक्के में दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। एक और बंदे ने अपनी 4th सोल स्किल पर्पल आइस से अपने सामने वालों को फ्रीज कर दिया। एक और टेक्निक फ्लो फ्लेम स्काई क्लिंग मूवमेंट ने तो पूरे मैदान को धुएं से भर दिया। साफ साफ दिख रहा था कि स्टारलो एम्पायर के वॉरियर्स पूरी तरह से हावी हो रखे थे। मतलब देखने से ही लग रहा था कि भाई ये तो आज इनको मसल के रख देंगे। वो लोग एक के बाद एक ऐसे धांसू धमाके कर रहे थे कि सन एंड मून एम्पायर के सोल्जर्स को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। ऊपर से सोल मास्टर्स भी अपने कंबाइंड अटैक चला चलाकर उनकी बैंड बजा रहे थे। एक वुल्फ फ्लेम नाम की टेक्निक ने तो दुश्मनों को पूरी तरह से पस्त कर दिया। सब चिल्ला रहे थे, बस थोड़ा और, हम इन्हें खत्म करने ही वाले हैं। ये सब देखकर प्रिंसेस कह रही थी, अब मिंगदाओ माउंटेन को डिफेंड करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, हम बहुत जल्द इस पर कब्जा कर लेंगे। उम्मीद है इतनी बड़ी हार देकर सन एंड मून के लोग अपने हेडक्वार्टर लौटने पर मजबूर हो जाएंगे और इससे त्यान्यान एम्पायर को भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। तभी यूहाओ को, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, अपने मन में लगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है। अचानक उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है जिसके चलते वो आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी तरफ बाकी सब लोग अपने मेन टारगेट की ओर बढ़े जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से तेज लाल रंग की रोशनी निकलती है और सीधा आसमान में जाकर टकराती है। चारों तरफ इतनी तेज रोशनी फैल जाती है कि सब लोग अपनी अपनी जगह पर जम से जाते हैं। यूहाओ खतरे को भांप लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो किसी को आगाह कर पाता, वो खुद की जान बचाने के लिए फौरन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ लावा जैसा कोई क्रिएचर बाहर आता है और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। इतने में जितने भी सोल्जर्स थे उनके शरीर के अंग जैसे जलकर राख हो रहे थे। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो हंसने की आवाज और तेज होती जा रही थी। तभी मिंगदाओ माउंटेन की चोटी से खौलता हुआ लावा नीचे गिरने लगता है। जैसे ये लावा निकलता है, चारों तरफ भूत या फिगर दिखने लगते हैं जो इन लोगों को घेर लेते हैं। कुछ कंकाल भी इस लावा में छटपटा रहे थे। अब ये लावा तेजी से इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है और एक ही सेकंड में सबको मिटा कर रख देता है। उनकी हड्डियां तक गल जाती हैं। दूर खड़ा यूहाओ ये सब देख रहा था। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें उसे सुनाई दे रही थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पूरी की पूरी आर्मी पर इतना भयानक हमला हो गया। सोल सेंट लेवल का आधा ग्रुप तो इसकी चपेट में आकर मारा गया था। तभी त्यानमिंग अपने इंसान के रूप में बाहर आता है और ये नजारा देखकर दंग रह जाता है। वो यूहाओ से कहता है, यार ये कितनी खतरनाक पावर है, इसके मालिक का अंदाजा लगाकर ही पता चल रहा है कि ये कितनी तबाही मचा सकती है। यूहाओ, अगर तुमने सही टाइम पर अपना मेंटल स्पेस पीछे न किया होता तो मुझे यकीन है कि तुम्हारा मेंटल स्पेस भी बुरी तरह डैमेज हो जाता। यूहाओ भी बुरी तरह हाँफ रहा था और कहने लगा, मैंने पहली बार खुद को मौत के इतने करीब पाया है। मानो या न मानो, अगर इस वक्त मेरे पास पावर ऑफ डेस्टिनी और मेरी विल पावर न होती तो शायद मैं पक्का मारा जा सकता था। यूहाओ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आधे से ज्यादा लोग कुछ ही सेकंड्स में मारे गए हैं। वो बस यही सोच रहा था कि मेन चोटी पर आखिर ये कैसी अजीब सी पावर है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चला। तभी यूहाओ को एक पुरानी बात याद आती है। जब उससे पूछा गया था, यूहाओ क्या तुम्हें पता है कि सन एंड मून एम्पायर में सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट सोल मेंटर कौन है? जिस पर यूहाओ ने अंदाजा लगाते हुए कहा था, मुझे लगता है कि शायद कोई लेजेंडरी 10th लेवल का सोल मेंटर होगा। मास्टर ने बताया, तुम बहुत करीब हो, लेकिन एक लेजेंडरी 10th लेवल के सोल मेंटर को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। मैंने सुना था कि एक बार उसने सन एंड मून एम्पायर के लिए एक इतना पावरफुल हथियार बनाया जिसे बनाने में उसे 32 साल लग गए। कहा जाता है कि इस डाउलवाओ कॉन्टिनेंट में ये सबसे पावरफुल सोल गाइड टूल है, जिसे गॉड ऑफ डेथ कहा जाता है। यूहाओ ने ये सुनकर पूछा, आखिर ये किस तरह का सोल गाइड होगा जिसे गॉड ऑफ डेथ कहेंगे? उसे बताया गया, जिस दिन तुम्हारा सामना इससे होगा तुम समझ जाओगे, और हाँ, जिस दिन ये सामने आया तो उस दिन सन एंड मून की सारी ताकतें इसके आगे फीकी पड़ जाएंगी। यूहाओ, मैं तुम्हारा टीचर होने के नाते उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा सामना कभी गॉड ऑफ डेथ से ना हो। सावधान रहना और मेरी बात हमेशा याद रखना कि उसे गॉड ऑफ डेथ क्यों कहा जाता है। तुम्हें उससे दूर रहना है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। प्रिंसेस भी ये नजारा देखकर दहल जाती है। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बाकी के सोल्जर्स घायल सैनिकों को उठाकर ले जा रहे थे और जिनकी भी लाशें मिल रही थी इन्हें संभालकर दूर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। हम वापस यूहाओ को देखते हैं। वो वहाँ का भयानक मंजर देखकर चारों तरफ का जायजा लेने लगता है। ये सब देखने के बाद यूहाओ कहता है, मिंगदाओ माउंटेन पर कब्जा करना अब स्टारलू एम्पायर के लिए
और भी मुश्किल होने वाला है। यूहाओ हेवनली सोल को ढूंढना शुरू कर देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ सिर्फ एक स्टारलू एम्पायर का सोल्जर बनकर नहीं रह सकता, मुझे वापस अकेडमी जाकर इन सब के बारे में रिपोर्ट करना होगा। अब सी गॉड पवेलियन ही यहाँ कोई ठोस फैसला ले सकता है। यूहाओ तो वहाँ से निकल जाता है और सीन शिफ्ट होकर स्टारलू एम्पायर के महल में जाता है। प्रिंसेस बहुत इमोशनल होकर रो रही थी और कह रही थी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरी एक गलत फैसले की वजह से हमने अपनी आधे से ज्यादा फौज खो दी। मैंने बिना सोचे समझे उस मिंगदाओ माउंटेन को हासिल करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा लिया और अब देखो मेरी गलती का खामियाजा मेरी आर्मी को भुगतना पड़ रहा है। उसे बहुत पछतावा हो रहा था क्योंकि उसने व्हाइट टाइगर ड्यूक की बात भी नहीं मानी थी। वो अपना सिर झुकाकर सबसे माफी मांगने लगती है। ये देखकर उसके किंगडम के लोग भी उसके सामने सिर झुकाकर रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। प्रिंसेस कहती है, प्लीज मुझे मेरे किए की सजा दो। तभी व्हाइट टाइगर ड्यूक उसके सामने आकर कहते हैं, प्रिंसेस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपको शोभा नहीं देता। आज जो हार हुई है ये अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं मानता हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी में कमियां थीं और एक मास्टर होने के नाते ये मेरी गलती है कि आपने इतना गलत फैसला लिया, इसलिए सारी जिम्मेदारी मेरी है। पर इस वक्त हमारी प्राथमिकता ये पता लगाना है कि आखिर वो लाल रंग की रोशनी किस चीज की थी, वो पावर, वो तबाही जिसने एक सेकंड में हमारी आधी फौज को मिट्टी में मिला दिया। हमें पता लगाना होगा कि वो चीज क्या थी, वरना अगर दोबारा हम जंग में गए तो वही गलती दोहराएंगे। ये सुनते ही प्रिंसेस कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं। व्हाइट टाइगर ड्यूक आगे कहता है, पर मेरे ख्याल में एक बंदा है जो इस लाइट के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा सकता है और मुझे यकीन है कि सिर्फ वही है जो इसके करीब भी जा सकता है। प्रिंसेस पूछती है, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो कहता है, मैं डे लूली के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सुनकर कमांडर जी सिंह भी परेशान हो जाती है। डे लूली को बुलाया जाता है और व्हाइट टाइगर ड्यूक उससे कहता है, तुम इस बार जो जानकारी हमारे लिए लाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो बताओ तुम्हें वो जानकारी किसने दी थी? लूली थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि यूहाओ ने उसे अपने बारे में बताने से मना किया था। वो कहता है, वो सब कुछ मैंने खुद ही पता कर लिया था। व्हाइट टाइगर ड्यूक उस पर दबाव डालना शुरू कर देता है। तभी लूली का भाई कहता है, फादर इस बार भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, उसने हमारे मिशन में बहुत बड़ा योगदान दिया है, मुझे नहीं लगता कि आपको उसे ऐसे फोर्स करना चाहिए। ये सुनकर व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है, तुमने मुझे क्या कहा? भूलो नहीं कि तुम इस वक्त मिलिट्री कैंप में हो, मैं तुम्हारा पिता नहीं तुम्हारा कमांडर हूँ और तुम एक सोल्जर हो। ये सुनकर मार्शल समझ जाता है। तभी लूली कहता है, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि जिसने भी मुझे ये जानकारी दी है उसके इरादे हमारे लिए अच्छे हैं और उसने जो भी कैलकुलेट करके बताया वो बिल्कुल सटीक था, ये तो आप भी मानेंगे। व्हाइट टाइगर ड्यूक कहता है, मैं तुमसे उस आदमी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अब तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा जिनका जवाब तुम्हें बस अपना सिर हिलाकर देना है, समझे? उम्मीद है इससे तुम्हारा उस इंसान के साथ जो एग्रीमेंट है वो नहीं टूटेगा। फिर वो पूछता है, एक बात बताओ, क्या उसका स्पिरिट एक स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट है? ये सुनते ही लूली यूहाओ के बारे में सोचने लगता है। उसके साथ साथ जनरल जी सिंह भी सोचने लगती है। लूली हाँ में सिर हिलाता है। व्हाइट टाइगर ड्यूक आगे कहता है, फिर तो मैं समझ गया कि वो कौन है, ये वही इंसान है जिसने 2 बार मेरी जान बचाई है। ये सुनकर ड्यूक का बेटा कुछ कहने वाला होता है कि तभी उसका पिता उसे रोकते हुए कहता है, अगर ये सारी जानकारी उसने दी है तो मुझे उस पर कोई शक नहीं। लूली ये सुनकर हैरान हो जाता है कि यूहाओ ने 2 बार उसके पिता की जान बचाई है, लेकिन उसके पिता को ये नहीं पता कि ये कौन है। तभी लूली का पिता उसके पास आकर कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, हाँ उसी मिस्टीरियस आदमी ने मेरी 2 बार जान बचाई है, लेकिन ये बहुत लंबी कहानी है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम यूहाओ को देखते हैं जो अपने सेक्ट की तरफ जा रहा था, लेकिन वो बहुत उदास था। जैसे ही वो लैंड करता है उसे हर जगह बैंगडोंगर नजर आती है और वो सीधा उसके पास जाने की कोशिश करता है। तभी पता चलता है कि असल में ये एक लड़का है और उसका दोस्त आकर कहता है, यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। वो अपने दोस्त के साथ चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर यूहाओ और ज्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे बैंगडोंगर की बहुत याद आ रही थी। वो कहता है, ये वही जगह है जहाँ हमारी किस्मत मिली थी। वो वैंगडोंगर को याद करते हुए कहता है, वैंगडोंगर आखिर तुम कहाँ चली गई, मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। ये सोचते हुए यूहाओ सीधा सेक्ट की तरफ चला जाता है जहाँ उसे बहुत से शिष्य नजर आते हैं। वहाँ एक सुंदर सी लड़की भी थी जिसके आसपास होने से सभी लड़कों का ध्यान उसी की तरफ था। यूहाओ भी अपनी नजरें नीचे करके आगे बढ़ रहा था और जितनी भी लड़कियां थीं वो बस यूहाओ को ही देखे जा रही थीं। हम वापस उसी लड़की को देखते हैं जो देखने में बिल्कुल वैंगडोंगर की तरह लग रही थी। जैसे ही वो यूहाओ के पीछे से गुजरती है, यूहाओ को लगता है जैसे उसने अभी अभी वैंगडोंगर को महसूस किया। वो पीछे मुड़कर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ नॉर्मल शिष्य ही नजर आते हैं। अचानक जैसे ही यूहाओ आगे बढ़ता है उसकी नजरें ठहर जाती हैं। उसे वहाँ डोंगर नजर आती है और उसे देखते ही वो इमोशनल हो जाता है। वो उसे चिल्लाकर 2 बार आवाज देता है। ये सुनकर डोंगर भी पीछे मुड़ती है और हैरानी से उसे घूरने लगती है। यूहाओ पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है। उसे अपनी पुरानी वैंगडोंगर भी याद आती है और वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है। दौड़ते हुए जाकर वो सीधा डोंगर को गले लगा लेता है और बहुत कस कर पकड़ लेता है। यूहाओ के लिए ये वक्त जैसे थम सा गया था। डोंगर के हाथ से किताब नीचे गिर जाती है। वो भी हैरान थी, लेकिन यूहाओ बहुत खुश था। वो उसे तब तक कसकर पकड़े रहता है जब तक कि उसे सुकून नहीं मिल जाता। उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, लेकिन डोंगर हैरान थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। तभी उसे बहुत गुस्सा आने लगता है और वो अपनी पावर्स एक्टिवेट करके एक मुक्का बनाती है और अपनी पावर से यूहाओ को दूर झटक देती है और
और कहती है, मरना है क्या? तुम हो कौन जो बिना मेरी इजाजत के मुझे छू रहे हो? युहाओ हैरान था और कहता है, डोंगर, ये मैं हूँ। क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो? तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? इन लोगों की बातें सुनकर बाकी के शिष्य भी उनकी तरफ देखने लगते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर इनके बीच चल क्या रहा है। डोंगर कहती है, तुम मुझे कैसे छू सकते हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। तभी युहाओ को याद आता है, अरे यार, अंकल ने मुझे बताया था कि इसकी याददाश्त चली गई है। फिर वो उससे कहता है, अच्छा मुझे याद आ गया, अंकल ने बताया था कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे सच में नहीं पहचान पा रही हो। जिस पर डोंगर कहती है, आखिर ये डोंगर है कौन? क्या तुम मुझे कोई और समझ रहे हो? युहाओ कहता है, मेरा नाम युहाओ है और तुम्हारा नाम डोंगर है। वो कहती है, तुम शायद मुझे कोई और समझ रहे हो, मेरा नाम मिस तांग वू टोंग है, अच्छे से याद रखना, और दोबारा अगर तुमने मुझे डोंगर कहकर बुलाया तो मैं तुम्हारा भरता बना दूंगी। ये कहकर वो तेजी से वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। उसे जाता हुआ देखकर युहाओ भी उसके पीछे जाने लगता है और मन में सोचता है, मुझे अंकल ताई ने बताया था कि डोंगर को उसके पिता ने ठीक किया है, लेकिन इस इलाज के चक्कर में उसकी सारी याददाश्त चली गई है। न जाने अब मैं उसकी याददाश्त कैसे वापस लाऊंगा। डोंगर भी बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ती रहती है। तभी युहाओ अपने सेक्ट लीडर के पास पहुंचता है। उसे देखकर वो लोग कहते हैं, युहाओ, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मास्टर उसे बताने लगते हैं, हमें खबर मिली है कि तियानन एम्पायर में सन एंड मून एम्पायर के कुछ लोग घुसपैठ कर चुके हैं और अब तक वहीं मौजूद हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं चल रहा है। साथ ही होली स्पिरिट चर्च के लोगों ने पॉइजन ओल्ड मास्टर को घेरा हुआ है। फिलहाल वो छुपे हुए हैं, लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो पलटवार कर सके। आदमियों की कमी की वजह से तियानन एम्पायर पहले ही अपने बहुत से शहर खो चुका है और अब सब सन एंड मून एम्पायर का हिस्सा बन चुके हैं। ये सारी बातें सुनकर युहाओ एल्डर से कहता है, मैं भी इसी मामले के बारे में कुछ रिपोर्ट देना चाहता हूँ। उनमें से एक कहता है, कोई भी बात करने से पहले हमें सीधा सी गॉड पवेलियन में एक मीटिंग रखनी चाहिए, जहाँ हम सब बैठकर इस पर बात कर सकें। सब लोग मान जाते हैं और पवेलियन के अंदर पहुँच जाते हैं, जहाँ सारे एल्डर्स और मास्टर्स मौजूद थे। एक एल्डर कहता है, इस बार सन एंड मून एम्पायर के लोगों ने डिवाइडिंग रूल वाली ट्रिक का इस्तेमाल किया और बहुत चालाकी से हमारी फोर्स को डाइवर्ट कर दिया। और युहाओ, जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। उनका मेन टारगेट हमेशा से तियानन एम्पायर था, पर उनकी मेन पावर बहुत ज्यादा थी, इसी वजह से स्टारलू एम्पायर को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनमें से एक कहता है, अब जबकि दोनों ही एम्पायर की हालत खराब लग रही है, तो हमें किसी के भी युद्ध में दखल नहीं देना चाहिए और अपने डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए। जिस पर सब लोग सहमत होते हैं। फिर एक एल्डर कहता है, फिलहाल के लिए बेहतर यही होगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा फ्रंटलाइन की जानकारी इकट्ठा करें और उसके बाद ही इस मुद्दे पर कोई ठोस फैसला लें। दूसरा एल्डर कहता है, हमें स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टावर में इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए ताकि ये प्रोसेस धीमा न पड़ जाए। सोल गाइड सिस्टम और तांग सेक्ट में भी इन्वेस्टमेंट जारी रखना होगा, पर मेरे ख्याल से क्यों ना हम लोग अपनी खुद की एक श्रेक ग्रुप की टीम बना लें। इस पर मास्टर जुआन भी सहमत होते हैं। तभी दूसरी मास्टर कहती हैं, हमें अपने तांग सेक्ट के आसपास की सिक्योरिटी भी बढ़ानी होगी। इनर सेक्ट में भी लोगों को इकट्ठा करके सिक्योरिटी और बढ़ानी होगी, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। जितने भी सोल इक्विपमेंट्स हैं, हमें उनकी गिनती भी बढ़ानी होगी, क्योंकि इस वक्त हमारे पास उनकी भारी कमी है। उनकी प्लानिंग आगे चल रही थी और उनका मेन मकसद यही था कि हर सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार रहना। इसके बाद मास्टर जुआन बेबेई से पूछते हैं, अगर हम सब इस युद्ध में उतरते हैं तो एक बात बताओ, तुम्हारे तांग सेक्ट के पास सपोर्टिंग सोल गाइड टूल्स का कितना स्टॉक है? वो बताता है, हमारे पास इतने टूल्स तो हैं कि 500 सोल मास्टर्स को उड़ा सकते हैं। ह्यूमनॉइड सोल गाइड से लेकर बाकी के इक्विपमेंट्स भी पूरी तरह से तैयार है। साथ ही लॉजिस्टिक्स, सप्लाई और डिटेक्शन सोल गाइड भी हमारे पास रेडी हैं। ये सुनकर मास्टर जुआन तो बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, चलो फिर इसे आज से हम तांग सेक्ट सोल गाइड ग्रुप कहेंगे। ये सुनकर बेबेई और युहाओ हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ, ये नाम बहुत अच्छा है। वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर मास्टर जुआन उन लोगों से कहते हैं, ठीक है, फिर जितने भी सोल एम्परर लेवल के सोल्स्टर्स को तुम इकट्ठा कर सकते हो कर लो। उसके बाद इनर एरिया और शहर का डिफेंस तुम लोगों की जिम्मेदारी होगी। लिन एर और जी, ये दोनों तुम्हारी मदद करेंगे और तुम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट में रहेंगे। वो लोग भी मान जाते हैं। वो आगे कहते हैं, युहाओ, तुम्हें फ्रंट लाइन में जाना होगा, क्योंकि तुम इस अकेडमी के सबसे बेहतरीन इंडिविजुअली ट्रेन्ड पर्सन हो। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी समझ और तुम्हारी पावर्स के आगे कोई नहीं टिक सकता, इसीलिए तुम्हें आगे जाना चाहिए। युहाओ भी मान जाता है। फिर मास्टर जुआन उससे कहते हैं, पर वहां जाकर अपना बहुत ख्याल रखना, और खासकर उस गॉड ऑफ डेथ की किरण से तो बहुत ज्यादा। पर अगर तुम्हें अपनी जान का खतरा ना लगे तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में जांच पड़ताल करो। अगर हमने उसका पता नहीं लगाया तो हमें नहीं पता कि भविष्य में हमें कितनी लाशों का सामना करना पड़ेगा। तभी दूसरी एल्डर कहती हैं, ठीक है, फिर मिस तांग वू टोंग, शीशी और जांग नान नान तुम्हारे साथ जाएंगी। इनके अलावा तुम 3 लोगों को और तांग सेट से चुन सकते हो। वो आगे बताती हैं, तुम्हारा स्टेटस कोई मामूली स्टूडेंट जैसा नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे लिए अलग से व्हाइट टाइगर ड्यूक को एक लेटर लिख
देंगे जिसके तहत तुम्हें उसके एक्शंस में कोऑपरेट करना होगा। तांग वूटोंग का नाम सुनकर युहाओ हैरान हो जाता है। तभी मास्टर जुआन बताते हैं, हाँ शीशी और जांग नान उसे वहाँ मॉनिटर कर रहे होंगे, तो तुम उसकी फिक्र मत करो। और वैसे भी तांग वूटोंग की काबिलियत के बारे में तुम्हें पता है और वो इंसान है जिसे तुम पास्ट में बहुत अच्छे से जानते हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ जाकर इस मिशन को अंजाम दो। युहाओ भी ये सुनकर मान जाता है और इस मिशन के लिए सुपर एक्साइटेड हो जाता है। तो बस दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। उम्मीद है तुम लोगों को आज का एपिसोड देखकर मजा आया होगा। अगर हाँ तो यार एक लाइक तो बनता है, और अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।